हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जेईई टेस्ट 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड मास 240 kg इज रोटेटिंग with 10 rpm per revolution per minute about its own axis। सो बना लेते हैं ये हमारा जो है प्लेटफॉर्म है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म है और ये अपना एक्सिस के अबाउट में, ये एक्सिस जो इधर से होकर पास करती है इसके अबाउट में ये रोटेट करता है और इसका रोटेशन दिया हुआ है 10 rpm है। इसका वेट है, कैपिटल एम लेते हैं 240 kg। एक आदमी है 60 kg का, वो कहाँ पर खड़ा है? रिम पर खड़ा है, ये इधर कहीं पर खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है। इसका मास है 60 kg और इस प्लेटफॉर्म का मास है 240 kg। When the person moves on the midway between rim and the center of the platform, अब ये आदमी चल के आ गया यहाँ पर, ये कितना है? 3 मीटर है, तो ये आ गया 1.5 मीटर पे। ये आके यहाँ खड़ा हो गया। द स्पीड ऑफ द पर्सन, यहाँ के खड़ा हो गया है। अब बताना है कि इसका स्पीड कितना है, इस आदमी का स्पीड कितना है। तो ये आदमी जो है सॉफ्ट सर्कुलर मोशन करेगा इस तरह से, यहाँ पे आके चुपचाप खड़ा है, वो चल नहीं रहा है। जब चलना था चल के आके यहाँ खड़ा हो गया है। खड़ा होने के बाद में ये जैसे रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे ही रोटेट करेगा। इसका उसका भी वही एंगुलर वेलोसिटी होगा जो प्लेटफॉर्म का है। और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यदि एंगुलर वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर ओमेगा प्राइम है, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v = ओमेगा r प्राइम। यहाँ v प्राइम बोल रहे हैं इस केस के लिए। ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। फर्स्ट केस के लिए जस्ट v बोलेंगे। यहाँ पर इसका v होता ओमेगा कैपिटल R बोले, और ये जो है सो कैपिटल R प्राइम, चूंकि कैपिटल R प्राइम जो है सो R का हाफ है, ये आधा है ना। तो ओमेगा निकालना है, नया ओमेगा निकालना है। नया ओमेगा कैसे निकलेगा? जब ये आदमी यहां से मूव कर रहा है तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो तो कंजर्व है, क्योंकि टॉर्क चेंज नहीं कर रहा है। ये खुद ही इस पार्ट का सिस्टम है, सिस्टम का एक पार्ट है। ये प्लेटफॉर्म और आदमी का जो सिस्टम है उसका एक पार्ट है ये। तो वो इसको मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता, एंगुलर मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता। कोई टॉर्क लगेगा तभी एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो हम वहीं से चलते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम था वही बाद में होगा। ये फर्स्ट केस है यहाँ पर इनिशियली, इसको केस नंबर 1, इसको केस नंबर 2 कहते हैं। तो शुरू में कितना था एंगुलर मोमेंटम? I ओमेगा। बाद में कितना है? I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सिस्टम का अबाउट दिस एक्सिस, जो चेंज हो गया, इसको प्राइम से डिनोट करते हैं। ओमेगा भी चेंज हो गया। आप सबका वैल्यू रख देते हैं। आई का वैल्यू कितना है? आई का वैल्यू है, पहले डिस्क जो है, ये प्लेटफॉर्म जो है सो डिस्क है, तभी ये उस पर चल रहा है, या रिंग नहीं है। तो उसका डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है m, उसका रेडियस स्क्वायर बाय 2, प्लस इस आदमी का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये आदमी एक पॉइंट पार्टिकल की तरह है और इस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मास टाइम डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मास स्मॉल m और डिस्टेंस जो है सो r है, r स्क्वायर। और ये जो है सो शुरू में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी है प्लेटफॉर्म का। बाद में फिर देखते हैं आई प्राइम चेंज हो गया। प्लेटफॉर्म का तो नहीं चेंज हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो जो करते है आदमी का चेंज हो गया। उसका मास नहीं चेंज हुआ, लेकिन ये डिस्टेंस जो है सो चेंज हो गया। r के जगह पर r/2 स्क्वायर हो गया। और चूंकि i चेंज हो गया है तो ओमेगा भी चेंज होगा। तो ओमेगा कितना आया यहां से हम देख सकते हैं। ओमेगा प्राइम आया, इधर जो है सो ये कितना आ गया? m/2 प्लस m r स्क्वायर ओमेगा। और यहाँ पर क्या आया? m/2 प्लस m/4 स्मॉल m/4 r स्क्वायर, ये आया। r स्क्वायर तो चला गया,
अब सबका वैल्यू रख देते हैं। एम है 240 kg, उसका हाफ 120 kg, स्मॉल एम 60 है, m/2 ये 120 हो गया, m/4 ये हो गया 15, कितना हो गया m/4 तो 15 हो गया, और ये है ओमेगा, ये हो गया 180/135। और ओमेगा कितना है? ओमेगा होता है 2πf। 2πf जो है उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कितना आरपीएम है ये? यही है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कितना रेवोल्यूशन पर मिनट है? 10 रेवोल्यूशन पर मिनट। हमें सब सेकंड में लाना है, तो पर मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर दी, 10 रेवोल्यूशन पर सेकंड, इतना इसका एंगुलर वेलोसिटी हुआ। वैसे भी समझ सकते हैं इसको, आरपीएम जो है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगल बताना है, एक आरपीएम में कितना देता है, एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाता है, 2π, 10 आरपीएम में इतना, और ये पर मिनट कितना बना रहा है? पर मिनट बना रहा है, सेकंड कर दिए, तो इतना हो गया रेडियन, ये एंगल ऊपर में, और नीचे हो गया सेकंड। तो ये कितना आ गया वही लिख देते हैं यहाँ पर, ये 0 चला गया, ये π/3 चला गया, तो π/3 आया, इतना रेडियन पर सेकेंड। इसको काटते हैं, 45 का टेबल पढ़िए, 3 बार ये चला गया, 4 बार में ये चला गया, तो 4π/9 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा प्राइम निकल गया, तो भी प्राइम भी निकल जाएगा, भी प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम, और इसका जो डिस्टेंस है, सेकेंड केस में डिस्टेंस यहां पर है r/2, ओमेगा प्राइम 4π/n है, और r 3 मीटर था, 3 मीटर है, 3 मीटर था, तो ये चला गया 3 ये आ गया, ये आ गया 2, सो सब मिला के 2π/3 आया, ये आपका मीटर पर सेकेंड, 2π/3 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर 2π/3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, two spherical and stationary planets of mass capital M and Nm are at a distance of 8r. एक है छोटा वाला और एक है बड़ा वाला, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है कितना है? 8r। इसका रेडियस है r, मास है m, इसका मास है 9m और रेडियस है 2r। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? और 2r 3r और ये बच गया 5r, राइट। ठीक। द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए स्मॉलर प्लेनेट इज हाउ मच? यहां मिनिमम एस्केप वेलोसिटी हम बोल रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी यूजुअली कहा जाता है, लेकिन हम यहाँ मिनिमम एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं। यदि हमारे पास धरती की हम बात करें तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना है, सिंपली यही कहते हैं, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी नहीं कहते हैं, लेकिन इस केस में हम मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो एस्केप वेलोसिटी है धरती पर हर एक पॉइंट पर कहीं से भी यदि हम भगाने की कोशिश करें, इसे सेम स्पीड चाहिए, भी हर जगह चाहिए, उतना ही चाहिए। एक्चुअली ये सही नहीं है, उतना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा बाकी प्लैनेट्स के पोजीशंस पर, स्टार्स सन के पोजीशन पर, बाकी प्लैनेट के पोजीशन पर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करता। लेकिन इस केस में केवल 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास, हम सब कुछ खाली है और कहीं कुछ नहीं है, जस्ट 2 चीज़ें हैं, और उस पर भी हम ये दोनों की वजह से देख रहे हैं। तब यदि यहाँ से मुझे एस्केप करना हो तो हमें ए डायरेक्शन देना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ एस्केप वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी अलग होगा, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी अलग होगा, ये दोनों जगह सेम होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, यहाँ कुछ अलग होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसका दूसरे प्लेनेट से वो अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पर, इसलिए एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होगा। एस्केप वेलोसिटी सबसे कम कहाँ होगा? इससे जो सबसे ज़्यादा दूर पर है, और सबसे ज़्यादा दूर ये है पॉइंट। तो ये पॉइंट जो सबसे ज़्यादा दूर है, यहाँ से जो वेलोसिटी है एस्केप वो मिनिमम होगा, इसलिए हम मिनिमम बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि वो जा सके यहाँ से, वो बताना है। तो ये एस्केप वेलोसिटी में क्या देखते हैं, यहाँ पर इसको कुछ वेलोसिटी दे दी है v,
और इसके बाद में ये यहाँ से चलना शुरू किया और चलते 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 पहुँच गया इधर इन्फिनिटी पर। इस इन्फिनिटी पर न ही इसका इंटरेक्शन इस पर काम कर रहा है और न ही इसका इंटरेक्शन इस पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो गया। और हम इतना ही इसको वेलोसिटी दिए हैं कि यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहे, नहीं तो फिर वो एस का वेलोसिटी का मतलब नहीं है। एस का वेलोसिटी से ज़्यादा देंगे तब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रहेगा इन्फिनिटी पर। तो हमें बस उतना ही देना है कि ये समहाउ इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। और इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी वह जगह है जहां पर ये दोनों का इंटरेक्शन काम नहीं करता, दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम नहीं करता। तो अब यहां पर हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ जस्ट एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाते हैं। इस पॉइंट पर इनिशियली कितना है और फाइनली कितना है। फाइनली मतलब कि इन्फिनिटी पर कितना है, वो तो जीरो है, ना ही पोटेंशियल एनर्जी है ना ही काइनेटिक एनर्जी है। अब यहां पर जो है सो क्या है, यहां पर जो है सो हम जो ये देख रहे हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी वो केवल जो एस्केप कर रहा है पार्टिकल उसका देख रहे हैं, एस्केपिंग पार्टिकल का जो भाग रहा है यहां से पार्टिकल, केवल हम उसका एनर्जी देख रहे हैं। अब उसका एनर्जी किसके साथ होगा? उसका एनर्जी इसके वजह से होगा, ये दोनों मिलकर एक एनर्जी बनाएगा। और ये बड़ा प्लेनेट और वो छोटा पार्टिकल वो भी मिलकर बनाएगा एनर्जी। यही दोनों केवल देख रहे हैं। ये दोनों के बीच में तो जो एनर्जी अभी है वही जब ये इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा तभी रहेगा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, बेकार दोनों जगह लिखना पड़ेगा। तो सिंपली हम यहाँ पर इसका एनर्जी जो है सो लिखते हैं, इस छोटा पार्टिकल का एनर्जी। अभी पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, इसके वजह से कितना होता है -g, इसका मास है m, स्मॉल m बाय r, यही एनर्जी होता है। देखिए दो पार्टिकल यहाँ पर है m1 और m2, उसके बीच का डिस्टेंस r है। इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है -g मास का प्रोडक्ट बाय डिस्टेंस। ये इसको हटा दीजिए तो पोटेंशियल हो जाता है, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। तो वही पोटेंशियल एनर्जी लिखे इस पार्टिकल स्मॉल जिसका मास हम m ले रहे हैं, ये छोटा प्लेनेट 1 की वजह से, ये प्लेनेट नंबर 1, ये प्लेनेट नंबर 2, ये 1 की वजह से है। और इसके वजह से इसका मास कितना है? मास है 9m। मास का प्रोडक्ट करना है 9m और एस्केपिंग पार्टिकल का अपना मास है स्मॉल m। डिस्टेंस यहां से कितना डिस्टेंस है? यहां से यहां तक तो 8r है और एक r है, 9r हो गया। और ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया फर्स्ट पार्टिकल की वजह से, ये वाला जो है सो सेकंड पार्टिकल की वजह से, सेकंड प्लेनेट की वजह से। और इसका अपना जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 12m v²। और ये फाइनल तो जीरो है। बस इसको सॉल्व कीजिए, v निकल गया आपका। तो v² कितना हो गया? m/2 v²। इसको उधर ले गए, a 9 तो चला गया। देखिए ये एग्जैक्टली दोनों सेम हो गया, -gmm/r तो हो गया 2gmm/r। अदर साइड ले गए, स्मॉल m तो कट गया और वेलोसिटी यहाँ पर v निकल गया 4gm/R। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका आंसर हो गया 4gm/R, वो था मिनिमम एस्केप वेलोसिटी। यही सवाल यहां से हम पूछ सकते थे यहां से कि यहाँ इस पॉइंट पर ये पार्टिकल है, आप बताइए उसका एस्केप वेलोसिटी क्या है। तो फिर क्या करते हैं, एक्जैक्टली सेम चीज करते हैं, लेकिन जब हम इसका एनर्जी लिखने लगते हैं, स्मॉल m पार्टिकल का एनर्जी फर्स्ट की वजह से तो सेम रहता है, और सेकंड की वजह से ये डिस्टेंस हमें देना पड़ता है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो देना पड़ता है, जिसकी जगह पर हमने यहाँ -9r लिखा है, जो डिस्टेंस अभी है वो यहाँ पर हमें सिंपली ये वाला डिस्टेंस देना पड़ता है और कुछ नहीं। यहाँ से निकालना होता है तो हमें कौन सा डिस्टेंस देना होता, तो हमें देना पड़ता 7r, 2r + 5r 7r। और डायरेक्शन यहाँ पर रखना पड़ता है इधर, लेकिन डायरेक्शन तो इसमें आता नहीं है, जस्ट स्पीड दिया हुआ है, इतना स्पीड देते हैं कि वो चला जाए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 identical solid sphere of mass m and radius r is kept at the vertices of an equilateral triangle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 3 ठो मास यहां पर रखा हुआ है। ये मास जो है
इसका मास है तीनों का m और रेडियस है r, रेडियस है r। और ये जो साइड है ट्रायंगल का, ये जो साइड है इसको ये कहते हैं, वो है 5r। The amount of work needed to break all the masses, including particles of individual spheres each। यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि इसको यहाँ से इन्फिनिटी ले जाना तोड़ के, पहले ये तीनों को यहाँ से उठाइए और इन्फिनिटी पहुंचा दीजिए ताकि उसके बीच कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं लगे। और अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू ब्रेक ऑल द मासेस, इसको भी जो है सो तोड़ देना है, इसको खाली इन्फिनिटी नहीं पहुंचाना है, इसको पहले तोड़ना है, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल कर देना है। एकदम सोचिए कितना कीजिएगा, एकदम छोटा छोटा पार्टिकल जिससे मास बना हुआ है, और उस सबको जो है सो ऐसा इतना दूर भेज देना है कि वो लोग एक दूसरे के इंटरेक्शन को देख ना सके, मतलब इन्फिनिटी भेज देना है, तोड़ के इन्फिनिटी भेजना है। कितना एनर्जी चाहिए? एक अकेला पार्टिकल है, इसको यदि हमें तोड़ के पूरा इन्फिनिटी तक भेजना है तो कितना एनर्जी चाहिए? हमें जो एनर्जी चाहिए, जो वर्क डन करना पड़ेगा, वो इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका माइनस करना पड़ेगा। जितना बाइंडिंग एनर्जी है उतना ही करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड में। और इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है ये हमें शायद किसी दूसरे वीडियो में बताया है कि यदि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में बताए थे कि यदि इस पर चार्ज Q है तो इतना चार्ज Q को लाने के लिए, इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो होता है 1/4πε0 Q²/r, इसका 60%। दो चार्जेस को r डिस्टेंस पर रख लेते हैं, r इसका रेडियस है, दो पॉइंट चार्जेस को इसका रेडियस के बराबर में रख लेते हैं। जितना भी एनर्जी होता है दोनों के बीच में उसका 60% लगेगा इसको बिल्डअप करने में। यहाँ भी एग्जैक्टली सेम है, इसको बिल्डअप करने में इसका जो बाइंडिंग एनर्जी है ये कितना है, दो पॉइंट पार्टिकल को इसका रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर रख लेते हैं, जितना भी आता है उसका एनर्जी उसका 60%। यदि हॉलो रहता तो वो जाता 50%, हॉलो के केस में 50% और सॉलिड के केस में 60%। तो ये 60% एनर्जी में लगेगा इसको तोड़ने में। और इसका जो कितना है एनर्जी, ये हम माइनस दे दिए ताकि प्लस हो जाए, एनर्जी माइनस होता है इसका पोटेंशियल एनर्जी, Gm मास m रखना है दोनों का, (r) इसका 60%, इतना है। तो ऐसा ऐसा क्या ठो है, 3 ठो है। तो वर्क डन जो है कितना लगेगा, पहले ये तीनों को ब्रेक करने में, वर्क डन इन ब्रेकिंग तीनों को, प्लस वर्क डन उसको इन्फिनिटी ले जाने में, इन्फिनिटी तक ले जाने में, टेकिंग टू इन्फिनिटी। पहले तीनों को इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, वो करते हैं, उसके बाद में इसको ब्रेक करेंगे। टेकिंग ABC टू इन्फिनिटी। और दूसरा वर्क डन है वर्क डन इन ब्रेकिंग वन स्फीयर, ब्रेकिंग स्फीयर। तो ब्रेकिंग स्फीयर का तो यहां पता चल गया, Gm²/r 0.6, ये एक के लिए है इतना, 3 ठो है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये तीनों को यदि मुझे इन्फिनिटी ले जाना होगा तो ये तीनों का देखिए पॉइंट पार्टिकल की तरह कंसीडर करते हैं, ये तीनों के बीच में कितना एनर्जी अभी है, उतना ही एनर्जी हमें उल्टा में करके देना पड़ेगा। माइनस में एनर्जी है अभी, देखिए माइनस में G एनर्जी कितना है, ये दोनों का मास का प्रोडक्ट m टाइम्स m बाई डिस्टेंस r, यहां पर भी m²/r प्लस m²/r, बस 3 ही पेयर बनेंगे इससे, एक पेयर, दो पेयर और तीसरा पेयर। ये प्लस करना पड़ेगा, इतना इसका बाइंडिंग एनर्जी है, उसका ऑपोजिट में उल्टा में प्लस में उतना एनर्जी हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो है सो इन्फिनिटी चला जाएगा तीनों, लेकिन जब जाएगा सॉलिड जाएगा, पूरा सिंगल पीस में चला गया इन्फिनिटी, उसके लिए है इतना एनर्जी। अब हमें सिंगल पीस में उसे नहीं रहने देना है, उसको भी ब्रेक करना है, तो उसको ब्रेक करना है तो इतना एनर्जी चाहिए, एक को ब्रेक करने में 3 में इतना चाहिए। तो ये कितना आ गया, Gm²/r, ये 3 टाइम्स इधर है और इधर है Gm²/r, ये सब मिला के 1.8 हुआ, तो कितना आ गया 4.8 टाइम्स Gm²/r। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर फिर हमने ये जो r है सो एक्चुअली r नहीं है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5r है ना, यहाँ पे लिखे हुए 5r है, ये 5, ये 5, ये 5, तो यहाँ 5r आ गया। तो ये हो गया हमारा, कितना हो गया
ये हो गया 0.6 और ये होगा 1.8, तो 2.4 इतना ये आपका एनर्जी है। इतना एनर्जी देने के बाद क्या हो जाएगा, पहले तो ये तीनों इन्फिनिटी चला जाएगा, एक दूसरे से बहुत बहुत दूर चला जाएगा, और उसके बाद ये तीनों को ही छोटा छोटा पार्टिकल में तोड़ के भी उसको भी इन्फिनिटी एक दूसरे से बहुत दूर ले गए, तो इतना सारा एनर्जी लगेगा, तो ये सारा काम हो जाएगा। यदि इसे केवल इन्फिनिटी तक पहुंचाना था तीनों को, लेकिन गोटे होल पीस में, तीनों को होल पीस में पहुंचाना था, तो वो था एनर्जी जितना आ रहा था 0.5 0.6 GM² आया। लेकिन यदि हमें उतने से संतुष्टि नहीं है, इसको पूरा डिसमेंटल करना है, इसको भी डिसमेंटल करना है, और ये तीनों को तो पहले दूर ले ही जाना है, तब ये इतना एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्फेरिकल ब्लैक बॉडी रेडिएट्स पावर P0। ये ब्लैक बॉडी है, स्फेरिकल है, और ये ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी मतलब जो 100% ऑब्जर्व कर लेता है लाइट और 100% रिलीज भी कर देता है। इफ द सरफेस एरिया इज क्वाड्रुपल्ड, 4 गुना कर दिया गया, एंड द टेम्परेचर इज हाफ्ड, आधा कर दिया गया, द पावर रेडिएटेड वुड बी, कितना होगा। इससे जो पावर रेडिएट होता है वो कितना होता है, हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यहाँ पे याद कीजिए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो होता है सिग्मा, ए मटेरियल प्रॉपर्टी है, ए इसका सरफेस एरिया है, टेम्परेचर का पावर 4 होता है, और ये टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है। नेचर में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में ही है, इसलिए हमें हमेशा केल्विन में देना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी देते हैं, वो स्पेशली वहाँ देते हैं जहाँ चेंज इन टेम्परेचर होता है। वो डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है या केल्विन में जो चेंज है वो दोनों सेम होता है, चेंज सेम होता है, तो वहाँ पर हम इसको चल सकते हैं। तो यानी यही है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। यहाँ पर ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, तो सेम मटेरियल को क्या किया गया, यहाँ से इसको जो है टेम्परेचर हाफ कर दिया गया और इसको 4 गुना कर दिया गया। 4 गुना क्या कर दिया, सरफेस एरिया 4 गुना कर दिया गया, मतलब रेडियस डबल कर दिया गया। यदि इसका सरफेस एरिया यहाँ S0 है तो यहाँ हो गया 4S0। यहाँ पर टेम्परेचर जो है सो T0 है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है सो T0 का हाफ कर दिया गया। यहाँ पर पावर जो है सो P0 रेडिएट कर रहा है, यहाँ पावर P रेडिएट कर रहा है, ये P कितना होगा इन टर्म्स ऑफ P0 बदलना है। तो देखिए P जो है वो है सिग्मा A T⁴, सिग्मा कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, तो इसको लिख सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू A T⁴, और तब यहाँ पर लिख सकते हैं P बाय P0। P0 मतलब शुरू वाला केस और P मतलब बाद वाला केस। शुरू वाला केस में A कितना है, S0 है, T कितना है, T0 है, पावर 4 लेना पड़ेगा। बाद वाला केस में S कितना है, 4S0 है, T कितना है, T0 का हाफ है, पावर 4 लेना होगा। कितना आ गया, S0 खत्म हो गया, 4 आ गया, T0 खत्म हो गया, 1/2 का पावर 4, 1/16, तो 1/4 आ गया। P कितना आ गया, P बाय P0 इक्वल टू 1/4, तो P इक्वल टू P0/4। ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल, ये सेल है और चार्ज है, रेडियस R दिया हुआ है, यहाँ पर लिखी हुई है R, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, कैन बी सपोज टू मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वन ऑफ ए क्वार्टर ऑफ सेल ACB, ए वाला एक पार्ट ए हुआ और एक पार्ट ए हुआ। These 2 parts can be thought to be held together by a force F। इस पर एक फोर्स लगा हुआ है, इस पर एक फोर्स लगा हुआ है। आप सोचिए जरा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज जो रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यहाँ भी तो हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी तो रिपेल कर रहा होगा, लेकिन फिर भी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि जिस चीज पर, जिसमें हम जो सेल बनाया हुआ है मेटल का बना हुआ है, मेटल पर चार्ज रहे या ना रहे वो तो जैसे है वैसे ही उसका स्ट्रक्चर रहता है, चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके बीच में फोर्सेस काम करते हैं।
एटम के बीच में जो फोर्सेस हैं वो काम करते हैं, तो उस फोर्सेस की वजह से वो भागता नहीं है। अब जब हम उस पर चार्ज दे देते हैं तो उस टेंशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है कहने का मतलब वो जो एटम के बीच में जो फोर्सेस थे वो और ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, रोक के रखना है, नहीं तो ये चार्ज जो कि रिपल्जन है उसकी वजह से दूर भागना चाहता है, तो वो टेंशन में रहता है और उसको पकड़ के रखता है, तो वही फोर्स वहाँ पर पकड़ कर रखता है। अब मान लीजिए यदि हम किसी चार्ज पार्टिकल पर न रख कर, रखना ही पड़ेगा, सेल पर नहीं रखेंगे, कंडक्टिंग सेल पर नहीं रखेंगे तो यहाँ रहेगा नहीं, तो हमें वो फोर्स बताना है, वो जो एक्स्ट्रा फोर्स इस पर लगा है, जो एटम लगा रहा है एक्स्ट्रा फोर्स वो कितना है। तो यहाँ पर हमने वही इस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया है कि इसको दो पार्ट में समझा जा सकता है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है। मैंने यहाँ पर जो लिखा है क्वार्टर, ये गलत है एक्चुअली। ये क्वार्टर, पहले तो ये पता नहीं होता है कि क्वार्टर किस बात के लिए कहा जा रहा है। क्वार्टर जो है सो सरफेस एरिया के लिए कहा जा रहा है या वॉल्यूम के लिए कहा जा रहा है। सेल है तो शायद वॉल्यूम के लिए कहा जाएगा, क्वार्टर के सेल है तो उसमें तो वॉल्यूम रहता नहीं है, तो शायद ये सरफेस एरिया के लिए कहा जा रहा होगा। और ये 45 डिग्री पर सरफेस एरिया 1/4 नहीं होगा। सरफेस एरिया 1/4 होने के लिए एंगल होना चाहिए 60 डिग्री, और वॉल्यूम को 1/4 होने के लिए कितना होना चाहिए 70 डिग्री, ऑलमोस्ट 70 डिग्री, 69 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये गलत है यहाँ पर, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। जस्ट यहाँ पर हमने एंगल तो दे दिया है कि ये 45 डिग्री एंगल है, तो एक एरिया में जो है यहाँ से एंगल 45 डिग्री बनाता है, तो एक ये हो गया ACB और एक ADB हो गया। कितना फोर्सेस लग रहे हैं वही बताना है। तो देखिए ये आपको ये पता होगा कि यदि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये जो सरफेस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह, बाहर में भी है और सरफेस पर भी है। सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q बाय R स्क्वायर को क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/ε0 Q/4 पाई R स्क्वायर, 1/ε0 चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जो दिया हुआ है σ/ε0। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पर, हर जगह पर, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, हर जगह वही फील्ड है, इतना ही फील्ड है। अब यहां पर देखिए यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो वहां पर जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितना होता है, वो होता है 12ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इतना होता है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन है और प्रेशर का डायमेंशन है, दोनों को चेक कीजिए। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो हम निकाल रहे हैं, एनर्जी का डायमेंशन E, ये नहीं लिखेंगे, W, वर्क का भी वही डायमेंशन है जो एनर्जी का है, बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम का L3। वर्क का क्या हो जाएगा, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय L3। फोर्स हो गया ml T-2 L3। तो यहां से हम देख सकते हैं कि एक L चला गया, L स्क्वायर आ गया, ये हो गया फोर्स और ये हो गया एरिया। तो फोर्स पर एरिया यही तो है प्रेशर का भी, तो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों का डायमेंशन सेम है, तो एक्सप्रेशन उसका सेम रहना चाहिए, ε0 होना चाहिए। लेकिन ये हाफ होगा कि नहीं होगा वो तो डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलता नहीं, हो सकता हाफ हो सकता जस्ट 1 हो सकता 1/3 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर इतना मान के चलिए कि ये जो प्रेशर यहाँ पर है वो प्रेशर वही है जो एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू है, 12ε0 E²। कैसे होता है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये प्रेशर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर कैसे होता है वो हम दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इतना प्रेशर जो है यहाँ पर लग रहा है, तो प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स भी है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर उसका डायरेक्शन होगा। अब इसका 2 कंपोनेंट होगा, हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया है उस पर फोकस कर रहे हैं। इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इसको मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा हुआ, एक हुआ इधर DF cos थीटा और एक हुआ इधर DF sin थीटा। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन करेगा। ओके, तो ये DF यदि ऐसा ही है, यहाँ पर छोटा सा एरिया हम देखें इधर, तो उसका भी एग्जैक्टली सेम हाल होगा, ये होगा DF cos थीटा
और ये होगा डी एफ साइन थीटा। तो ये डी एफ साइन थीटा, ये दोनों तो काउंटर बैलेंस कर लिया, डी एफ कॉस थीटा बच गया। तो यहां पर जो एरिया है, ठीक है, जो पहले फोर्स लग रहा है यहां पर, तो फोर्स जो लग रहा है डी एफ, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर जगह सेम है, और चार्ज एरिया। यदि इसका फोर्स को हम सम करें एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन क्यों, जिस इसमें ई हर जगह सेम है, डी एस, और डी एस को यदि हम सम करें तो डी एस का 2 कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर यहीं पर कर सकते थे ई डॉट डी एस, ये दोनों का तो वैल्यू सेम है। डी एस का जो कंपोनेंट एक हुआ इधर और एक हुआ उधर, तो इसका जो कंपोनेंट है एक्स में वो सर्वाइव करेगा, तो डी एस का जो कंपोनेंट है एक्स में वो सर्वाइव कर करेगा। ई डी एस का एक्स कंपोनेंट, और सबको इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है इसका, जो हम बोल रहे हैं क्वार्टर है, क्वार्टर एक्चुअली नहीं है, जो भी है उसका केवल एक्स कंपोनेंट बताना है, मतलब ये वाला एरिया बता रहा है, ये वाला एरिया बता रहा है। इसको यहां से काट लीजिए, जो प्लेन एरिया मिल रहा है उसका बात कर रहा है, वही एक्स, उसी का डायरेक्शन इधर ना, जो एरिया होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मल होता है इधर। एरिया का जो डायरेक्शन इस एक्स एक्सिस की तरफ है वो इसका है, और इसका जो डायरेक्शन है वो एक्स वाई दोनों में है। वाई वाले तो खत्म हो गया, क्योंकि वाई वाले तो काउंटर बैलेंस कर लेगा जब हम फोर्स देखेंगे तो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में वो फोर्स खत्म नहीं होगा। तो यहां पर हमें जो मिला फोर्स, वो कितना मिला, फोर्स मिला जो हमें हो गया प्रेशर टाइम्स फोर्स, कितना होता है प्रेशर टाइम एरिया, और जो एरिया सर्वाइव कर रहा है, जो फोर्स सर्वाइव कर रहा है वो केवल एक्स कंपोनेंट में, और एरिया जो है एक्स कंपोनेंट में कितना है वो देखना पड़ेगा। एरिया एक्स कंपोनेंट में ये वाला है, इसको पाई वाई स्क्वायर बोले, ये कितना है, ये देखिए, उसको लिखते हैं पाई, ये वाला वैल्यू ये आर है, तो ये आर साइन थीटा हो गया, आर साइन 45 डिग्री उसका स्क्वायर, और पी के वैल्यू तो बोले उतना लिखने के लिए भी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये है प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, पाई आर स्क्वायर साइन 45 डिग्री का स्क्वायर हाफ। तो अब यहाँ पर जो है सो कितना आ गया, सब मिला के 5 आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू रखना है, ई का वैल्यू कितना आया था, और इधर हम लिखे थे घटा दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट छोड़ के बाकी सारे जो है सो सरफेस एरिया है, चार्ज को सरफेस एरिया से डिवाइड किया तो सिग्मा मिला, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एप्सिलॉन नॉट के लिए बच गया, ये है वैल्यू ई स्क्वायर का यहाँ पर। तो ई का वैल्यू अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं सिग्मा के टर्म में, पाई आर स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद में आ जाता है पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर हो गया। यहां पर तो ऑप्शन दिए ही नहीं, तो ऑप्शन हो गया आपका कौन सा, पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ऑप्शन है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं, देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर जो प्रेशर होता है, अभी आप मान लीजिए कि प्रेशर, अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि प्रेशर का जो डायमेंशन वही है जो एनर्जी डेंसिटी का है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो है हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का डायमेंशन सेम है। तो मैं यहाँ अभी बता रहा हूँ कि ये जो प्रेशर यहाँ पर होता है वो उतना ही होता है, किसी स्फीयर पर जो प्रेशर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, उतना मान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर में पता चल गया, तो फोर्स निकलेगा, तो फोर्स कितना होता है प्रेशर टाइम एरिया। तो यहाँ पर कौन सा एरिया लें, एरिया जो है इधर है, इसका डायरेक्शन एरिया का इधर है, तो इस एरिया को यदि हम डिकम्पोज करें तो कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा। फोर्स भी यदि हम देखेंगे तो फोर्स एक इधर आया और एक फोर्स इधर आया, ये फोर्स वैसे ही एक यहाँ पर सिमेट्रिकल एलिमेंट यहाँ है, ये फोर्स दोनों काउंटर बैलेंस कर लिए, बचे केवल ये फोर्स, यहाँ भी बचे ये फोर्स। तो यही फोर्स को जो है सो हमें
क्या करना है, सबका ऐड कर देना है। तो ये फोर्स कितना है, सो यहाँ पर बता दे, ये फोर्स जो है सो dF cos थीटा, और उसके बाद में dF का वैल्यू कितना है, ये प्रेशर है और एरिया ds cos थीटा। ये ds cos थीटा क्या है, ये जो है सो एरिया है, x एरिया का कंपोनेंट है, x कंपोनेंट। और जैसे ही ये तो छोटा एलिमेंट है, सबका यदि हम सम करेंगे, यदि हम सबका सम करने चले तो ये जो है p तो कांस्टेंट है, हर जगह सेम है, ये ds x जो जितना भी हर टोटल जो एरिया है उसका x कंपोनेंट, एरिया का जो इस साइड का जो एरिया का x कंपोनेंट है वो यही है, ये वाला। मतलब यहाँ से काट लीजिए, मान लीजिए आलू ले लीजिए गोल वाला, उसको एक जगह पर काट दीजिए, जो प्लेन सरफेस मिला है वही है इसका x कंपोनेंट। यदि ये आपका x है तो वही x कंपोनेंट उसका। तो और वो कितना है वो यहाँ से देख सकते हैं, ये r है, तो ये वाला r cos 45 डिग्री हुआ, ये इसका रेडियस हो गया। और वो एक सर्किल बनाएगा, सर्किल नहीं डिस्क बनाएगा, और उस डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई r, ये cos 45 डिग्री उसका रेडियस इतना, और p जो है सो इसका वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई कीजिए आ जाएगा, वही यहाँ पर मैंने लिखा, ये p का वैल्यू है और ये उसका एरिया का वैल्यू है, ये जो एरिया है पाई रेडियस है उसका। ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ये जो प्रेशर है वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये कैसे होता है ये देख लीजिए, ये है आपका स्फीयर, ये हर जगह चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है हर जगह, और यहां पर जो है सो ये ऐसे करते हैं, किसी भी एक आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, और यहाँ इसके जस्ट आगे यहाँ पर जो है, चाहे इस पॉइंट पर ही या यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट P है और एक इधर जो पॉइंट है Q, ऊपर नीचे इसका पॉइंट देखते हैं। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका बहुत क्लोज है एकदम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मान लीजिए कि निकाले थे अभी कुछ देर पहले, आप फिर भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट वेरी क्लोज टू सरफेस, Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाय r स्क्वायर, Q बाय a इसको भूल के ये हो गया सिग्मा, और ये जो बच गया सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये टोटल है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो वजहों से होता है, एक तो इसके वजह से है E1 और एक बाकी जो है उसके वजह से है। दो पार्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट 1 जस्ट इस सरफेस, और ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और पार्ट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि फाइनली सम जो है सो इसी डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, ये रेडियल डायरेक्शन में, दोनों ही रेडियल डायरेक्शन में, तभी तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये स्मॉल एलिमेंट और जो रेस्ट ऑफ द सेल है उसके वजह से मिला के कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि E1 और E2 दोनों को ऐड कर देते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिल जाता है, इक्वेशन नंबर 1। इस Q पॉइंट पर देखें तो ये P पॉइंट की बात हो रहा है। अब Q पॉइंट पर हम देखें तो Q पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो दो वजहों से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगाएगा, ये एलिमेंट भी लगाएगा और बाकी जो है दो बच गया वो भी लगाएगा। एक इधर लगाएगा, दो पहले किधर लगाएगा, दो देखिए सिमेट्री से नजर आ रहा है कि दो इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा, एक इधर लगाएगा ना। यदि यहाँ पर हमारे पास कोई डिस्क है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस साइड में ऑपोजिट होता है, तो ये जो छोटा डिस्क देख रहे हैं वो इस तरफ में इधर लगाया रेडियली आउटवर्ड, तो इधर लगाएगा, ये E1 हो गया, और E2 किधर हो जाएगा उसका उल्टा, क्योंकि दोनों को 0 होना है। तो यहाँ पर जो है सो देखिए फिर Q पर हम देख रहे हैं E1 और E2 का जो डिफरेंस है वो 0 है, इसका मतलब है E1 और E2 दोनों सेम है, और फर्स्ट से तब हमें क्या मिल जाता है, E1 प्लस E1 इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब E1 जो है सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर मान लेते हैं हमारे पास चार्ज जो है वो कितना है, मान लेते हैं ये एरिया A है तो उस पर चार्ज कितना है,
टोटल 4 पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया है उस पर चार्ज क्यू है, या ओ सिग्मा दिया हुआ है ना, तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। एरिया ए है तो सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस पर चार्ज हो गया। फोर्स कितना लग रहा है उस पर? फोर्स लग रहा है डी क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पर भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज क्यू है तो उस पर फोर्स लगता है क्यू ई। यहाँ पर चार्ज क्यू ई है, डी क्यू है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो डी क्यू कितना है? ए सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये डी एफ हो गया। अब प्रेशर निकालना होगा तो डी एफ बाय, इसको डी ए कहने से ठीक रहता है, छोटा है ना डी ए, तो डी एफ बाय डी ए यही प्रेशर है, फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल एरिया, ये आ गया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, ये प्रेशर हो गया। अब यदि इसको हम एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिख लीजिए, सिग्मा को हम लिख सकते हैं यदि टोटल चार्ज जो है सो क्यू है उसके ऊपर में, तो क्यू स्क्वायर, पहले क्यू लिखते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट नहीं आर स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू लिख रहे हैं, ये सिग्मा हुआ, सिग्मा स्क्वायर हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्यू ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया उसको अंदर ले जाते हैं, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिए और इधर कितना बच गया, एप्सिलॉन नॉट बाय 2, ये तो इधर ले गए अंदर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर में बचा और 2 बच गया इधर, ये दोनों ही अंदर ले गए। तो ये कितना आ गया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्क्वायर यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट बाय 2, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये रहा प्रेशर। तो देखिए प्रेशर जो आया वो कितना आया, यहाँ पे देखिए एनर्जी डेंसिटी जो आया यहाँ पर बिल्कुल वही, कोई भी फैक्टर अलग नहीं आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या सिग्मा के टर्म में यदि याद रखना चाहें तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आप तुरंत एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में। तो इस तरह से आपका आ गया कि कितना प्रेशर है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ओके, तो ये था आज का वीडियो, और बाकी सारे टेस्ट भी सोल्यूशन आते रहेंगे। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और यदि कोई डाउट हो, समझने में दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो हम उसे क्लियर करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए यदि ये आपके लिए यूजफुल है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।